दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है यूक्रेन और रसिया के बीच होने वाला युद्ध और इससे किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। मैंने पहले भी इससे जुड़े हुई कई मुद्दों पर चर्चा की है और उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आज इस युद्ध को होते हुए 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी युद्ध के थमने के आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस युद्ध के कारण पे तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आखिर इस युद्ध से फ़ायदा किसे हो रहा है या कौन है जो ये चाहता है कि युद्ध चलता रहे। तो सबसे पहले आपको ये समझा देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अगर लग रहा है कि यह लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच है, ऐसा कतई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यह लड़ाई अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका एवं नाटो के जो देश हैं वो और रशिया के बीच है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब कहीं ना कहीं अगर हम एनालाइज करें कि इस जो युद्ध है उस युद्ध से फ़ायदा किसे है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, जैसा कि ज्योग्राफिकल रीज़न से, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर है, लेकिन कोरोना काल के बाद से जिस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो वो इस युद्ध के माध्यम से एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और जिसका फ़ायदा भी उन्हें हो रहा है। कहीं ना कहीं जो आर्म्स लॉबी है, क्योंकि सवाल ये पैदा, जो सबसे पहला सवाल था कि इस युद्ध से फ़ायदा किसे है, तो इस युद्ध से फ़ायदा, अगर कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है और यदि कोई चाह रहा है कि यह युद्ध लंबे समय तक चले, तो वो अमेरिका है। अमेरिका इससे दो फ़ायदा उठाना चाहता है। एक फ़ायदा जो उनकी आर्म्स लॉबी है, और ऐसा देखने में आया है, अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो उनके आर्म्स की डिमांड जो है बेसिकली 35 से 40% बढ़ गई है। तो सबसे पहले जो इस युद्ध से फ़ायदा जिसे हो रहा है वो है अमेरिका। अब जो दूसरा हम फ़ायदे वाली पक्ष के बारे में पहले बात कर रहे हैं कि क्या रशिया को इस युद्ध से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि यस, रशिया को दो फ़ायदे हैं बेसिकली। रशिया को इस युद्ध की कीमत ज़रूर चुकानी पड़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रशिया कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर ऑर्डर में, जहाँ तक कि हम बात करें, तो अपने आप को पुनर्स्थापित करने में कामयाब होता दिख रहा है। जैसा कि चाहे शुरू के दिनों में काफ़ी प्रोपेगेंडा वार किए गए, जहाँ पे जो है प्रेसिडेंट पुतिन को बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस जिस तरीके से युद्ध प्रोग्रेस हो रहा है और धीरे धीरे रशिया जो है अपनी पकड़ या जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को तक पहुँचने में धीरे धीरे वो कामयाब हो रहे हैं। तो दूसरा जो फ़ायदा रशिया को हो रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रशिया अपने आप को जो है दोबारा से अपने आप को स्थापित कर रहा है और एक चैलेंजर के रूप में उभर रहा है अमेरिका की तरफ। दैट इज़ देयर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रशिया का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो बात करते हैं, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन ने डायरेक्टली कह दिया, उनके लिए भी अगर आर्म के ऑर्डर्स, जो आर्म रेस में अगर देखा जाए, तो जिस तरह से अमेरिका के आर्म्स की डिमांड बढ़ी है, तो आने वाले समय में रशिया की भी आर्म्स की डिमांड बढ़ेगी। दैट इज़ वेरी मच देयर। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो देखने वाली बात है कि रशिया की जो ऑयल के लिए रशिया ने जो है नए अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने शुरू कर दिए हैं, और क्योंकि जो ऑयल बेस इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं यूरोप का 40% जो गैस है वो रशिया से होकर जाता है, या रशिया ही उनको प्रोवाइड करता है। तो सवाल ये है कि जो नाटो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज़ हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनकी यूरोप की कंट्रियों की जो है रशिया पे गैस के लेकर डिपेंडेंस है। अब यहाँ पे जो है एक नया करेंसी का चैलेंजर के रूप में जो है रूबल उभर रहा है, क्योंकि रशिया अपने इस शर्तों को जानता है कि यह युद्ध जो प्रेसिडेंट पुतिन ने, उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक इस युद्ध को शुरू कर दिया है। उन्होंने इसके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज किया है, अपने आप को समय दिया है और पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ वो इस युद्ध को लड़ रहे हैं। तो
तो देयरफॉर कहीं ना कहीं रशिया भी इस युद्ध से फ़ायदा उठा रहा है। तो जो फ़ायदा उठाने वाले जो हैं वो मेन दो पक्ष हैं। वो पक्ष है एक अमेरिका का पक्ष और दूसरा है रशिया का पक्ष। और अनऑफिशियली देखा जाए तो लड़ाई इन दोनों के बीच ही हो रही है, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है, इसमें नुकसान किसको हो रहा है, अब हम उसके एनालिसिस करते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो बलि का बकरा, वी कैन कॉल इट अ स्केपगोट, वो बन रहा है यूक्रेन। और जैसा कि देखने को आ रहा है कि एक हंसता खुशहाल एक राष्ट्र जो है, एक पूरा देश जो है धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिक्षा जो हमें मिलती है कि अगर आप अपने लीडर का चुनाव करते हैं और ऐसे लीडर्स जिनके पास ना कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ना कोई पॉलिटिकल विज़न है, तो वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है वो यूक्रेन है। और समझने की बात है कि आज भी अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बयान देखिए तो वो भड़काऊ बयान ही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करके ही जो है वो मानेंगे। सवाल ये है कि क्योंकि शांति की जिम्मेवारी या युद्ध विराम के जो जिम्मेवारी है वो यूक्रेन की है, ना कि रशिया की है। क्योंकि एंड ऑफ द डे यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, इसलिए शांति की तरफ अगर कोई कदम बढ़ाएगा या कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ कोई कदम बढ़ाएगा तो वो कदम कहीं ना कहीं यूक्रेन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से इस युद्ध की आग में घी डालने का काम अमेरिका या नाटो के देशों के द्वारा हो रहा है, यह सोचने वाली बात है। लेकिन जैसे हमने कहा कि हर एक कंट्री को अपने इंटरेस्ट सोचने का हक है, और इस दौरान जो देखने में आ रहा है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चाहता है कि युद्ध लंबे समय की तरफ तक चले। लेकिन अब नुकसान वाले पहलू में जो पहला नुकसान उठाने वाले लोग हैं, जो बेसिकली वह यूक्रेन है, जो एक कंट्री, एक राष्ट्र जो है वो खंडहर में धीरे धीरे तब्दील होता जा रहा है। जान माल की जो नुकसान हो रही है वो हो ही रही है। लाखों लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके और रिफ्यूजी के स्टेटस में रह रहे हैं। जो दूसरा सबसे जो नुकसान वाली एक और नुकसान की पहलू है, जो नेटो के कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्री हैं या यूरोपियन यूनियन हैं, उनका वो एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि एज अ नाटो के रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वो पार्टिसिपेट ज़रूर कर रहे हैं अमेरिका के साथ, लेकिन अगर उनका योगदान इस वॉर में देखा जाए, अगर अमेरिका का जो है अगर 90 to 95% जो कंट्रीब्यूशन आ रही है या जो सपोर्ट आ रही है यूक्रेन को, वो अमेरिका की तरफ से आ रही है, ना कि नाटो के देशों से। और अगर नाटो के देशों का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 1% 2% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो जितना रेजोल्यूशन दे दें। पर वो जानते हैं कि वो रशियन आर्मी के रीच में हैं, वो बॉर्डर लाइन पे हैं। और जैसा कि प्रेसिडेंट पुतिन का स्वभाव है, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है। और अभी क्योंकि कोरोना के बाद से हर एक देश की जो आर्थिक हालात हैं वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कोई फुल फ्लेज वॉर में जा सके। तो यहाँ पे जो दूसरा पक्ष जो नुकसान उठा रहा है वो है नेटो के देश। और एक तीसरा पक्ष अगर देखा जाए तो सारा विश्व जो है कहीं ना कहीं क्राइसिस जो जनरेट हो रही है, चाहे वो ऑयल क्राइसिस हो, चाहे वो फूड क्राइसिस हो, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लोगों को भी आने वाले समय में भुगतना, कुछ लोगों ने कुछ देश तो भुगत रहे हैं, और आने वाले समय में पूरे विश्व को इसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा एक इस विश्व से, इस युद्ध के से एक जो एनालिसिस सामने आया है कि आज भी हम चाहे जितना भी कह लें, लेकिन जो इंसानियत है, जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, ये हर एक राष्ट्र की पॉलिसी में कहीं ना कहीं ये जंगल के कानून की तरह ही चल रहा है कि जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है अपने मनमाने तरीके से, और अपने हित को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे राष्ट्र पे किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इस मामले में जैसा मैंने पहले भी आपको एक विश्लेषण किया था कि यूनाइटेड नेशन क्या इरेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि क्या यूनाइटेड नेशन की कोई एग्जिस्टेंस है। ऐसा लगता है कि क्या यूनाइटेड नेशन जो है इस तरह की, जहाँ पे पूरी की पूरी मानवता जो है वो कहीं ना कहीं एक खतरनाक मोड़ पे है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का रोल कहीं दिखाई नहीं देता। इसका मतलब
यूनाइटेड नेशन भी इन वीटो पावर वाली कंट्री, ये जो महाशक्तियाँ हैं, वो उनका पपेट है बेसिकली, और वो उनके हिसाब से ही चलते हैं। तो और जब यहाँ पे महाशक्तियाँ ही अगर युद्ध में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस युद्ध में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से विश्व की 5 महाशक्तियाँ इन्वॉल्व हैं, और इसलिए यूनाइटेड नेशन का जो रोल है वो इररिलेवेंट हो गया है, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, और वो एक सिंबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है। अतः मैं आने वाले समय में आपको और भी क्लैरिटी इस युद्ध से जुड़े हुए मुद्दे पर लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।